हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए आज जो है हम लोग क्लास 10th का जो मैथ पढ़ रहे थे और मैथ का जो पहला चैप्टर रियल्स नंबर पढ़ रहे थे उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा बहुत बात आपको बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या किए। प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखे कि रियल नंबर्स क्या होता है, एंड आफ्टर डेट समझे कि लेमा क्या होता है, एंड आफ्टर डेट हम लोग समझे एल्गोरिदम क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग समझे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और उससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल भी किए थे। अच्छा सवाल सब भी किए थे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर उसको देखिएगा। एंड आफ्टर डेट हम लोग पढ़े यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है और एक सवाल लिए थे जिससे कि आपको थोड़ा सा हम फील कराने की कोशिश किए थे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। आज जो है आज का लेक्चर जो है कंप्लीटली क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर। इसमें हम लोग विभिन्न तरह के सवाल करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पर जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, आने की संभावना है, सब कुछ ठीक। तो ये जो लेक्चर रहेगा ये यूक्लिड डिवीजन पर पूरा कंप्लीट लेक्चर रहेगा। इसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं, हर पॉसिबल कैटेगरीज का सवाल आपको इस लेक्चर के थ्रू करा दिया जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे आपको खुद भी समझ में आएगा, ये बात क्लियर है बात। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर पहला सवाल दिख रहा होगा, ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है सीबीएसई 2019 में और ये सवाल एनसीईआरटी में भी एज इट इज मेंशन किया गया है सवाल। तो मैं आपको ये सवाल कराना चाहता हूं। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल ये है क्या, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314, 612 एंड 1314, आई मीन 1314 का आपको एचसीएफ और 612 का एचसीएफ निकालना है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त है क्या कि आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हुए निकालना है। क्लियर है बात? एक बार आप ट्राई करें, आप कैसे करते हैं सवाल को आप करें अपने तरीका से, फिर जाके आप देखिएगा कि हम आपको कैसे सिखाएंगे और आप उस प्रोसेस को ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, एक बार आप ट्राई करें फिर मैं आपके लिए बनाऊंगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके सवाल को ट्राई जरूर किए होंगे। मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, आप प्लीज कॉन्शियस होकर ध्यान दीजिएगा सवाल को। सवाल आपसे क्या पूछा गया है? सवाल आपसे पूछा गया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हुए आप हमको 612 और 1314 का एचसीएफ निकाल। अगर मेरे पास ये सवाल एज इट इज पेपर में आता है तो हम कैसे करते हैं समझिएगा। सबसे पहले तो हम इस दोनों का डिवाइड कर लेते हैं और हम अपने तरीका से डिवीजन तरीका से जो है हम उसका जो भी एचसीएफ आता है उसको लिख लेते हैं, तब जाके हमको स्टेप लिखने में आसान पड़ेगा। ठीक, जैसे कि हम कैसे कर रहे हैं, हम 612 है और 1314 को डिवाइड कर रहे हैं। तो हमको पता है ये 3 बार में नहीं 2 बार में, आई थिंक 2 बार में जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, बढ़िया बात है। 4 से गया 0 और 11 से गया 90, 90 बार में आ गया 612। ठीक, और आगे लेके चलेंगे तो हमको लगता है 6 बार में ये हो जाएगा 540, बढ़िया बात है। ये आ गया 2 और ये आ गया आई थिंक कितना 72, यही ना आया बाबू? 61 7 4 11, हाँ 72। ठीक, फिर जाके हम 90 को वापस से डिवाइड करेंगे तो हम एक बार में ले जाएंगे 72, बढ़िया बात है। जैसे ले गए तो वापस से हमको बच गया 18। अब हमको किसको डिवाइड करना है? 72 को। तो हम देखेंगे 4 बार में 72 गया और आपका रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब अपना एचसीएफ जो है वो लास्ट डिवीजन होना चाहिए। ऐसा डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी क्या बोलता है? ऐसा डिवीजन जिस पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो अब जब हम ये बात कर लिए, जब हम ये चीज लिख लिए तो हमको एक बड़ा आसान सा काम होगा क्या कि हमको स्टेप्स लिखने में परेशानी नहीं आएगा। क्लियर? ये बेसिक मैथ है, बेसिक डिवीजन तरीका है जो आई होप कि आप बचपन से सीखते आ रहे होंगे, है ना। हम बस अब आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ, कुछ कट वगैरह भी रहा है। सब कुछ स्पष्ट है? बिल्कुल सर, सब कुछ स्पष्ट है। चलिए हम शुरू करते हैं लिखना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में क्या करते हैं? सबसे पहले स्टेप्स 1 लिखते हैं, डिवाइड करते हैं 2 बड़ा और छोटा नंबर को, आई मीन जो भी बड़ा छोटा नंबर होता है। फिर जाकर रिमाइंडर 0 कब आता है उस पर मेरा मेन फोकस रहता है, ध्यान दीजिएगा। कर रहे हैं, देखिएगा स्टेप 1। स्टेप 1 क्या बोल रहा है देखिएगा, सिंस इस दोनों का हमको एचसीएफ निकालना है तो हमको पता है कि 1314 तो सर बड़ा है 612 से। ठीक, देयर सिंस दिस यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन
612 एंड 1314। ठीक, बात को समझते रहिएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम बोले कि चूंकि 1314 बड़ा है, आप नोट्स में देखिएगा जो आपको स्टेप्स लिखाए थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, एग्जैक्ट उसी को फॉलो करेंगे हम। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, हम देख रहे हैं कि ये बड़ा है तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन दिस और दिस, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं कि सर 1314 बराबर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट 612 इंटू का 2 प्लस का रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 90। ठीक, लिखना आसान पड़ रहा है, क्यों, कहे कि मेरे सामने में सब कुछ लिखा हुआ है तो इसको देख देख के लिखना हमारे लिए आसान पड़ रहा है और हम ये काम करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 ध्यान से देखिएगा। अगर हम आपसे रिमाइंडर की बात करें तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर तो नंबर कितना आ रहा है, रिमाइंडर तो 90 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे सिंस रिमाइंडर इज 90 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन, किसमें किसमें यूज करेंगे, रिमाइंडर में यूज करेंगे और डिवीजर में यूज करेंगे, 90 और 612 में। ठीक, तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 19 एंड 612, बढ़िया बात है। तो वापस से जब हम जैसे ही इस दोनों में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो हम वापस से बोल सकते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। सिमिलरली लिखते हैं 612 बराबर 90 गुना 6 प्लस का कोई रिमाइंडर कितना है वापस से 72। आप खुद भी देख रहे हैं कि लिखना हमारे लिए कितना आसान पड़ रहा है जब हमारे पास ये चीज लिखा हुआ है। ठीक, आगे स्टेप 3 पर आते हैं। स्टेप 3 वापस से लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज, क्या रिमाइंडर आ रहा है 72 सर, 72 जब आपका रिमाइंडर आ रहा है तो क्या रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, नो सर रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब और आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। सिंस रिमाइंडर इज 72 विच इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन, किसमें किसमें यूज करेंगे सर, रिमाइंडर में और डिवीजन में, मतलब 90 एंड 72। क्लियर है बात। चलिए 90 और 72 में जैसे ही यूक्लिड डिवीजन लेमा इस्तेमाल करेंगे तो हम देखेंगे क्या, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर 18 करते हैं। सर 90 बराबर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। ठीक, अब आगे हम फर्दर स्टेप नहीं लिखेंगे, हम इसी में आगे बात को बढ़ा, स्टेप 3 हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक, इसी में बात को आगे बढ़ाएंगे। वापस से रिमाइंडर 18 आया है, क्या रिमाइंडर 0 आया है, नो सर, तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 18 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन, किसमें किसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, रिमाइंडर और डिवीजन में 18 एंड 72। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे, जब 18 और 72 में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो अब जो ई डिवीजर था अभी डिविडेंड बन गया, तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट का रिमाइंडर। तो करते हैं 72 बराबर 18 गुना का 4 प्लस का 0। आप खुद देख रहे हैं कि अपने पास जब बना हुआ है सब कुछ तो हमको लिखने में कोई परेशानी है, और आप पेपर में भी एग्जाम में भी आप आराम से इसको लिख सकते हैं। चाहे आप जैसे कर रहे हैं पेपर के बगल में लिख लीजिए, या आपको मन है तो रफ पेज में कर लीजिए, डायरेक्ट इसको देख देख के लिख लीजिए। अगर आप पेपर में भी लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर नहीं काटेगा, आप निश्चिंत रहिए इस बात। ठीक, चलिए 72 बराबर 18 इंटू 4 का देखो। अच्छा आगे, सिंस रिमाइंडर, अब अपना ध्यान से देखिएगा बाबू, रिमाइंडर अपना 0 आ गया ना, तो रिमाइंडर अपना 0 आ गया तो यहां पर पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा, और जो हमारा लास्ट डिवीजन हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल
टू 0, ठीक। therefore our procedure stops here, ठीक। hence the last divisor will be our HCF। लास्ट डिवीजर कौन है मेरा बच्चा बोलेगा सर यहां देखिए लास्ट डिवीजर 18 है, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर HCF ऑफ कौन सा नंबर, यहां पर जो 2 नंबर था, जो सवाल था अपना 612 कोमा 1314 इज क्या 18, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। मैं एक बार देख लेता हूं, कुछ कट वगैरह भी रहा है, सब कुछ स्पष्ट, आहा सब कुछ स्पष्ट है। हम फिर से बता देते हैं हम क्या किए, दोनों नंबर को बच्चा की तरह डिवाइड कर लिए। एक बार रिमाइंडर 90 आया, फिर से इसको डिवीजर को डिवाइड किए, फिर से रिमाइंडर 72 आया, फिर से डिवीजर को इस बार डिवाइड किए इसको, फिर से रिमाइंडर ये आया, फिर से डिवीजर को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब यहीं से पता चल जा रहा है कि अपना HCF 18 होगा। अब करते हैं स्टेप 1 लिए, हम बोले कि दोनों सवाल में पहले देख लेते हैं 612 और 1314 में कौन बड़ा है, तो हम बोलेंगे ये बड़ा है, तो हम यूक्लिड डिवीजन लम्हा दोनों में लगा रहे हैं, तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस का रिमाइंडर, खत्म बात। वापस से अपना रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, किसमें 612 और 90 में लगाते हैं, 612 और 90 में, तो वापस से डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस का रिमाइंडर, ठीक। फिर से स्टेप 3 में रिमाइंडर जो है अपना 0 नहीं आया तो वापस से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, किसमें 90 और 72 में, तो 90 बराबर क्या हो जाएगा 72 इंटू 1 प्लस का 18, ठीक। अब फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, किसमें 18 और 72 में लगाते हैं, 18 और 72 में, तो 72 को क्या लिख सकते हैं, वापस से देख लो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस का रिमाइंडर। लेकिन यहां पर इस केस में रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हमको पता है कि हमारा प्रोसीड्योर यहां रुक जाएगा, काहे कि रिमाइंडर आता है तो हम वहीं रुक जाते हैं, और जैसे रुक जाएंगे तो हमारा जो आखिरी डिवीजर है, प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, याद रखिएगा आप, लास्ट डिवीजर जो है आपका, आखिरी डिवीजर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा HCF। इसका मतलब आखिरी डिवीजर कौन है 18, तो HCF 612 और 1314 का क्या हो जाएगा 18, ठीक। बस एक छोटा सा बात आपको इस बात में ध्यान रखना है कि यहां पर जैसे अपना रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आपको फिर स्टेप 4 ने लिखना, इसी स्टेप्स में कंटिन्यू करना है। आपको 3 स्टेप के बाद चौथा स्टेप्स नहीं लिखना है, जब तक नहीं आएगा इसी में लिखते रहेंगे, किसमें 3rd स्टेप। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। तो अगर आपका एग्जाम में सवाल आता है तो इस तरह से अगर आप सवाल को करेंगे तो 100% जितना का सवाल है उतना पूरा मिलेगा, आपको गारंटी है इसका, ठीक। तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यह सवाल 2019 और 21 में भी आया है, एग्जैक्टली सेम सवाल आया है, रिपीट होके हम आपको पढ़ देते हैं, सवाल आपको ट्राई करना है। इफ द HCF ऑफ 65 and 170 इज रिटन एज 65m माइनस का 117, मतलब इसका और इसका HCF को हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं 65m माइनस का 117, तो आपको m का वैल्यू निकालना है। एक बार आप पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर जाके हम आपके लिए सवाल को HM करेंगे। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को पॉज करके ट्राई किए होंगे। हम आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। सवाल वाला बोल रहा है कि इफ द HCF ऑफ दिस इज रिटन एज ये, ठीक, हमको नहीं पता क्या है नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं, हमको इतना पता है कि सर अभी तक जो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम सीखे हैं उसके बेसिस पर हम इस 2 नंबर का HCF निकाल सकते हैं। तो हम बोलेंगे बिल्कुल, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस 2 नंबर का हम HCF निकाल सकते हैं तो आप निकाल लो, बाकी जो HCF आएगा उसको इससे कंपेयर कर देंगे, काहे कि ये भी जो है HCF है लिखा हुआ है, तो हम इसको कंपेयर कर देंगे। तो आपका पहला फोकस इस सवाल में इस दोनों नंबर का HCF निकालने में होना चाहिए। हम करते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को थोड़ा प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं, इस वजह से हम बार बार यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर रहे हैं। करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, दोनों को बेसिक तरीका से डिवाइड कर लेते हैं। करते हैं, देखिएगा 65 से हमको
117 को डिवाइड कर लेना है, तो आई थिंक ये एक बार में चला जाएगा, बढ़िया बात है, 2 और ये 52 हो जाएगा। फिर 65 आ गया, आई थिंक 1 बार में चला जाएगा, 52 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आई थिंक 1, 52 हो गया, आई थिंक 4 बार में ये चला जाएगा 52 13 से, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि HCF तो अपना 13 ही आएगा, लेकिन फिर भी हम आदत से मजबूर है, इस वजह से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फिर से सिखाएंगे यहाँ पर, ठीक। बाकी आप डायरेक्टली 13 बराबर इसको कर लो, आपका आंसर जो भी m का वैल्यू होगा वो आ जाएगा। बट हम करना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, स्टेप 1। पहला स्टेप क्या है देखिएगा, थोड़ा बहुत अगर आपको आवाज कहीं से एक्स्ट्रा आ रहा होगा तो थोड़ा सा उसको कंप्रोमाइज कीजिएगा, क्या करे, मना तो नहीं कर सकते, वो भी काम ही कर रहा है। स्टेप 1 देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, यूजिंग ये क्या कहता है, सिंस 117 इज ग्रेटर देन 65, ठीक। आगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 65 एंड 117, तो क्या करेंगे, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर करते हैं। सर 117 बराबर 65 इंटू का 1 प्लस का 52, दैट्स इट, बढ़िया बात है, क्लियर है। क्या रिमाइंडर 0 आया? नो सर, रिमाइंडर इज 52, 0 नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, स्टेप 2 पर आते हैं, स्टेप 2, ठीक। आगे, सिंस रिमाइंडर इज 52 नॉट इक्वल टू 0, इस तरह से डायरेक्ट मत लिखना उतना शब्द में, नॉट इक्वल टू, आप डायरेक्टली इसको लिख दोगे तो सवाल वाला समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि 52 जो है 0 के बराबर नहीं है भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन अप्लाइंग या फिर यूजिंग, अगेन अप्लाइंग क्या सर, यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन, यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन, किसमें यूक्लिड डिवीजन लगाएंगे, इस बार ये और ये, आई मीन 65 और 52 में। चलिए 65 एंड 52, ठीक, बढ़िया बात है। जैसे ही 65 एंड 52 में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाए तो आप बोलिएगा सर 65 को हम लोग लिख सकते हैं 52 इंटू 1 प्लस का 13, ठीक। कैसे आ रहा है यहां पर देखिएगा, डिविडेंड, आप इसको फॉलो करेंगे हम, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टेप 3 पर आते हैं, स्टेप 3, इसके आगे नहीं बढ़ना है, स्टेप 3 में ही सारा काम को निपटाना है, ठीक। आगे, सिंस वापस से रिमाइंडर इज 13 जो कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक। सिंस रिमाइंडर इज 13 विच इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन यूजिंग या अप्लाइंग, जो आपको मन हो, यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन किसमें, डिवाइजर ये था और 13, मतलब 13 एंड 52, बढ़िया बात है। अब जैसे 13 और 52 में लगाए तो यहां पर आओ, 52 अब मेरा डिविडेंड हो गया, तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर, यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन ये डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर करते हैं। 52 बराबर 13 इंटू 4 प्लस का 0, ओहो, यहां तो सर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब अपना प्रोसीड जो भी है, प्रोसीड्योर है, यहीं रुक जाएगा और हमारा जो लास्ट डिवीजर है, और लास्ट डिवीजर क्या है 13, यहां भी देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं, लास्ट डिवीजर 13 है, यही हमारा HCF हो जाएगा। तो हम बोलेंगे यहां पर से क्या, सिंस द रिमाइंडर इज 0, ठीक, therefore our procedure या फिर प्रोसेस, जो भी आपको शब्द बढ़िया लगे, समझ में आए बस, कोई दिक्कत, our procedure stops here, ठीक, hence procedure steps here and the last divisor
इज रिक्वायर्ड HCF, या फिर सिंपली HCF लिख सकते हो, रिक्वायर्ड HCF। तो हम यहां से क्या बोलेंगे, हेंस HCF ऑफ कौन सा सवाल 65 और 117, HCF और 65 और 117 का जो HCF है वो कितना आ गया, 13। अगर हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा से इस दोनों का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से अगर हमको HCF निकालने बोलता तो यहीं पर अपना सवाल खत्म हो जाता। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होगा, काहे कि बोल रहा है कि मेरे मुताबिक तो HCF 13 आया है और सवाल वाला के मुताबिक कितना आया है, HCF इतना। तो हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक। हमारे पास स्टेप्स नीचे आई थिंक हमारे पास जगह शायद नहीं होगा, हाँ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं कि HCF जो सवाल वाला बोल रहा है वो कितना है, सवाल वाला के मुताबिक 65m माइनस का 117। ये सवाल वाला बोल रहा है कि इस दोनों का HCF जो है हम ये बोल रहे हैं, ये लिख रहे हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। बोले कोई बात नहीं, ये और 13 आपस में बराबर होगा, काहे कि इस दोनों का HCF 13 भी है और 13 को ही तो इस फॉर्म में लिखा जा रहा है। क्वेश्चंस को पढ़ो, कैन बी रिटन, इस तरह से हम लिख रहे हैं। तो हम बोले कोई बात नहीं सर, 65m माइनस का 117 जो है वो 13 के बराबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, 65 का m बराबर 117 उधर जोड़ेंगे तो 17 3 20, 130 हो जाएगा। और m का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 130 डिवाइडेड बाय 65, काटोगे तो इट कम्स आउट टू बी 2। तो इस सवाल का जो आंसर है वो आंसर आ गया 2। प्रोसेस समझ में आ गया। सवाल वाला बोल रहा है कि इसका और इसका HCF को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम बोले कोई बात नहीं सर, हमको बस इसका और इसका HCF निकालना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हुए हम HCF निकाल लिए। अपने को HCF कितना मिला, HCF मिल गया 13। क्लियर है बात। अब जब अपने को HCF मिल गया 13 तो हम क्या करेंगे, 13 बोलो या 65m माइनस का 117 बोलो, दोनों एक ही बात है। क्या है, काहे कि 13 को ही तो इस फॉर्म में लिखा गया। सवाल वाला क्या बोल रहा है कि इसका HCF को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसका HCF तो 13 है, इसका मतलब 13 को इस फॉर्म में लिखा गया है। तो 13 बराबर 20 और बाकी तो बच्चा वाला काम है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो इस सवाल का जो फाइनल आंसर आया है दैट कम्स आउट टू बी 2। आई होप कि इतना बात समझ में आया। एक छोटा सा बात और कि कल के दिन अगर यही सेम सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में आता और ऑप्शन दे देता 1 2 3 4, तो आपको इतना काम नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव में आपका कोई प्रोसेस देखने के लिए नहीं बैठा है कि बाबू तुम कौन सा लेमा लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, कुछ नहीं। आपको ऑब्जेक्टिव में सिंपल इस काम को फॉलो करना है। आप देख रहे हो कि आखिरी डिवीजन में हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, इसका मतलब इसका HCF 13 है और डायरेक्ट आपको लिखना है कि 13 बराबर 20 और फाइनल आंसर। क्या बोले, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा तो आपको ऐसे करना है। आपको यहां से पता चल गया कि रिमाइंडर 0, इसका मतलब HCF 13, इसका मतलब 13 बराबर 20, यहां से 13 बराबर 20 और यहां से m का मतलब आपको इससे ऊपर इतना पूरा चीज को नहीं लिखना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में इसको लिखना है। पता चल गया 13 इसका HCF है, 20 बराबर 20 और m का वैल्यू 2 और आगे बढ़ जाएंगे। पॉइंट सेकंड में ये काम होगा। क्लियर है। इतना काम करोगे फिर जाके 5 मिनट के बाद आंसर ला रहे हो तो क्या फायदा हुआ बाबू। ऑब्जेक्टिव में कोई आपका प्रोसेस नहीं देखता है, तो इस तरह से आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो आई होप कि आपको बात समझ में आएगा और सवाल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये दूसरा पैटर्न था और आगे बढ़ाते हैं। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए जिनसे नहीं हुआ ये सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सवाल को आपको पॉज करना है और खुद से अटेम्प्ट करना है। मैं आपके लिए सवाल को पढ़ देता हूं। सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है सो दैट, प्रूफ करना है। सो दैट का मतलब प्रूफ करना है। सो दैट एवरी पॉजिटिव, देखना एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर को हम लोग 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं। m कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग 2m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर, m कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। कहने का मतलब यह है कि आपको प्रूफ करना है कि दुनिया में जितना इवन इंटीजर है, जितना भी इवन इंटीजर है, उसको चाहे हम 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं और दुनिया में जितना भी हमारा ऑड इंटीजर्स है उसको हम 2m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। शर्त यह है कि m अपना पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है बात। बस इस बात को आपको प्रूफ करना है, लेकिन हम आपको बोलेंगे इस बात को आप याद भी रखोगे
कि 2 के मल्टीपल में हम इवन इंटीजर्स को लिखते हैं, और इवन इंटीजर्स में अगर हम 1 जोड़ देते हैं, या सिंपली समझिएगा इवन इंटीजर में हम ऑड जोड़ देते हैं, तो वो नंबर हमेशा ऑड आता है। इवन में जब भी ऑड जोड़ा जाएगा, आपको जो मन में नंबर आ रहा है उठा लो और आप उसमें ऑड जोड़ लो, तो हमेशा वो नंबर ऑड आता है। ठीक, छोटा मोटा बात था जो आपको पता होना चाहिए। एक बार आप ट्राई करें पहुंच करके, फिर हम आपके लिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। और ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पेपर में आपके आता है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को आप पॉज करके ट्राई किए होंगे। मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करना है। सवाल बात का बात है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास बोल रहा है कि इवन जो है मेरे पास वो 2m फॉर्म में है, तो ऑड मेरे पास वो 2m+1 फॉर्म में होगा। हम बोले ऐसे नहीं मानेंगे, हम अपने मन से कुछ नंबर लेते हैं। आप बोलिए क्या ले? मान लीजिए चलिए हम m को 32 ले लेते हैं। m का वैल्यू जैसे 32 लिए तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 64। 32 गुना 2, m को 32 मान रहे हैं हम अपने मन से, m को 32 मान रहे हैं, तो m को जैसे ही 32 माने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 64 प्लस का 165। तो आपको पता है कि क्या ये सर 2 से डिविजिबल है? 100% 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हमारा इवन है, और सिमिलरली ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा ऑड है। इसका मतलब समझ में आ गया कि जब भी आपके पास कोई इवन नंबर रहेगा, छोटा मोटा बात है याद रखिएगा, जब भी आपके पास इवन नंबर रहेगा तो उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो हमेशा हमको ऑड नंबर मिल जाएगा। फर्स्ट थिंग इज दैट, जो आपको ध्यान में रखना है कि इवन में हमेशा 1 जोड़ने के बाद ऑड आ जाता है। अगर आपका इवन 2m फॉर्म में है तो ऑड क्या हो जाएगा? 2m प्लस का 1, दैट्स इट। ठीक, दूसरा बात क्या कि इवन में जब हम ऑड जोड़ते हैं, इसी का एक कंक्लूसिव रीजन है, इवन में जब हम ऑड जोड़ते हैं तो आपका आंसर हमेशा ऑड आता है। दैट्स इट। ये छोटा मोटा बात है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो आई होप कि आप कुछ बच्चा को पता भी होगा, तो जिनको नहीं पता आप उसको लिखना है लिख सकते हैं, वरना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो इवन को हम 2m फॉर्म में लिखेंगे तो जैसे ही उसमें 1 जोड़ेंगे तो वो ऑड आएगा। इसी बात को प्रूफ करना है हमको, करते हैं आराम से। यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हुए हम लोग करेंगे। देखिएगा, आराम से पेशेंस रखिए और समझिए बात को हम कैसे कैसे कर रहे हैं। और हम आपको फिर से बोल रहे हैं, आपको इस बात को याद भी रखना है कि दुनिया में जितना भी इवन नंबर है हम उसको 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं, और दुनिया में जितना भी ऑड नंबर है उसको हम 2m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर 2m हमारा इवन है, ठीक, तो उसको +1 करके हम ऑड में लिख सकते हैं। बस इतना सा बात है, थोड़ा सा याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मान लेते हैं लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम अपने मन से मान लिए कि कोई n जो है अपना, चूंकि यहां पर भी पॉजिटिव इंटीजर्स का बात किया जा रहा है, और यहां पर भी पॉजिटिव इंटीजर्स का बात किया जा रहा है, और यहां पर भी पॉजिटिव इंटीजर्स का बात किया जा रहा है, तो हम जो अपने मन से नंबर मांगेंगे उसको भी पॉजिटिव इंटीजर ही मानना पड़ेगा, क्योंकि सब पॉजिटिव इंटीजर्स का बात करने में इंटरेस्टेड है। तो आप निगेटिव इंटीजर्स को लेकर जाओगे तो आप ऑड हो जाओगे, ऑड वन आउट हो जाओगे, तो आदमी आपका बात सुनेगा नहीं। तो जो सब वही बात कर रहा है तो आप भी करो, कम से कम फैशन में रहोगे। तो n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए आगे, नेक्स्ट, ऑन डिवाइडिंग n बाय, किससे डिवाइड करना चाह रहे हैं? हमको सवाल 2m के फॉर्म में चाहिए, और 2m प्लस के मतलब 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। समझिएगा जो बात हम आपको क्लिक कराना चाह रहे हैं। 2m चाहिए, 2 गुना समथिंग, और 2 गुना समथिंग प्लस समथिंग मतलब 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा बात को। तो ऑन डिवाइडिंग n बाई 2 लेट we get m as quotient and r as remainder। ठीक, क्या बोले? जैसे ही हम n को 2 से डिवाइड किए तो हम मान के चल रहे हैं कि हमको क्वोशेंट में m मिला है और r जो है रिमाइंडर है। चलिए आगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा इस्तेमाल करते हैं। तो n को डिवाइड कर रहे हैं तो n डिवीजन, ठीक, 2 से डिवाइड कर रहे हैं 2 डिवाइजर,
क्वोशिएंट m और रिमाइंडर, तो यूक्लिड डिवीजन रिमाइंडर से क्या बोल सकते हैं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। क्लियर है बात, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। लेकिन शर्त एक होता है कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा अपना रिमाइंडर जो है अपना हमेशा वो 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, लेकिन लेस देन डिवाइजर होगा, है ना। क्लियर है ये बात। आपको अपने नोट्स में देखिएगा, जब हम आपको बताए थे इस पर एक आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी कराए थे, हम बोले भी थे कि कंडीशन याद रखना है कि रिमाइंडर जो है वो अपना डिविजर से जो है हमेशा छोटा होगा और 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन को हम लिख दिए। ठीक, अब हम क्या बोलेंगे, जब आपका r 0 के बराबर है या 2 से छोटा है तो आपका r आइदर तो 0 हो सकता है, इंटीजर है, इंटीजर का बात किया जा रहा है, तो आपका r तो आइदर तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। 2 क्यों नहीं हो सकता है, कि 2 में यहां इक्वलिटी ने लगा हुआ है, आपका इससे तो छोटे होना चाहिए। बात समझ में आ गया, इससे तो छोटे होना चाहिए। रिमाइंडर जो है 0, फिर से बोल रहे क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो r है, आई मीन जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 2 से छोटा होगा। तो हम नंबर के फॉर्म में लिए 0 और 1 हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पहला केस देखते हैं, केस 1। एग्जैक्ट आपको इस तरह से पेपर को बनाना है। केस 1, व्हेन r बराबर 0। पहला केस हम ले रहे हैं जब अपना r बराबर 0 है। अब जैसे ही यहां पर हम r बराबर 0 लिखेंगे तो आप बताइए n बराबर क्या हो जाएगा, 2m प्लस का 0, और n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा हमारा 2m। बात समझ में आ गया, 2m। क्लियर है। अच्छा, अब हमको बताइए कि क्या m और 2 मल्टीप्लाइड हो रहा है। बिल्कुल सर, तो कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल है हम क्या बोल सकते हैं, हियर क्या, कि n इज एन इवन नंबर। क्यों, सिंस इट इज ए मल्टीपल ऑफ 2। ठीक, बात समझ में आ रहा है। n जो है, n बराबर 2m जो है, यहां पर ध्यान से समझिएगा, n जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 गुना समथिंग लिख रहे हैं, n को क्या लिख रहे हैं, 2 गुना समथिंग, और 2 इंटू समथिंग अगर कोई चीज को लिख रहे हैं इसका मतलब पक्का है कि वो 2 का मल्टीपल है, या सिंपली बोल सकते हैं 2 का डिविजर है। तो अगर कोई भी चीज 2 का मल्टीपल हो या सिंपली 2 से डिवाइड हो जाता हो तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर। तो इसका मतलब जब भी n बराबर 2m के फॉर्म में रहेगा तो वो नंबर इवन होगा, और होना भी चाहिए कि एवरी पॉजिटिव, और m क्या है यहां पर, पॉजिटिव इंटीजर है। बात समझ में आ गया। तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या होगा, ये हमारा n 2m के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में, इवन के फॉर्म में होगा, और वो क्या होगा, 2m। ठीक, दूसरा केस लेते हैं जब हमारा r बराबर 1 है। देखिएगा केस 2, व्हेन r बराबर 1। ठीक, व्हेन r बराबर 1, इसको ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा, 2m प्लस का 1। अब हमको एक छोटा सा बात बताइए, ये हमको क्या मिला है, ऊपर देखिए, ये हमको n बराबर 2m क्या मिला, इवन नंबर। तो आप बताइए इवन है। ठीक, और इवन में जैसे ही 1 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलता है, हम आपको सिखाए कि क्या मिलता है, ये ऑड। तो हम यहां से क्या बोल सकते, अरे बाबू 10 है, 10 क्या है, इवन नंबर है। बिल्कुल सर, इवन में 1 जोड़ो, 10 में 1 जोड़ो, क्या मिल रहा, ऑड। क्या 2 का मल्टीपल है, नहीं, इसका मतलब 11 क्या है, ऑड नंबर। 28 ले लो, 28 ले लिए एक नंबर, 28 में 1 जोड़ो, 29, 29 क्या है, ऑड। इसका मतलब जब भी सर हम इवन में 1 जोड़ते हैं तो अपना जो आंसर आता है वो ऑड आता है। देयरफॉर हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, हेंस n इज एन ऑड इंटीजर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ऑड मल्टीपल। ठीक, तो यहां से अब हम लिखेंगे देयरफॉर, सवाल को एज इट इज लिख देंगे, देयरफॉर फॉर एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2n प्लस का 1।
क्लियर है बात, यहां तक समझ में आया? ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि यहां हमको क्या मिला है सर, यहां पर हमको मिला है n बराबर 2m। जब n बराबर 2m मिला है, सिंपल से हम आपसे एक छोटा सा बात पूछ रहे हैं कि क्या n 2 का मल्टीपल में है? m कुछ भी है, m पॉजिटिव नंबर है, मान लेते हैं m का वैल्यू 32 है तो 64 हो गया, वापस से इवन आ गया। m का वैल्यू है आपको 101 तो 101 तो ऑड है, लेकिन 101 को 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 202, वापस से 202 क्या 2 से डिविजिबल है या 2 का मल्टीपल है? बिल्कुल सर, इसका मतलब वापस से ये चीज इवन और ये चीज इवन, तो इसका मतलब n भी इवन। तो आपको ये बात समझना है कि 2m आपका क्या है, चूंकि ऑड का 2 का मल्टीपल है तो ये 100% इवन होगा, और जब ये इवन होगा तो 2m के बराबर ही तो हमारा n है, इसका मतलब n भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों? कहे कि ये 2 का मल्टीपल है, और आपको पता है कि कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल होता है वो इवन नंबर होता है। तो सिमिलरली ये इवन नंबर है, इस वजह से n हो गया हमारा इवन। मतलब दुनिया में जितना भी इवन नंबर है हम उसको 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हम अभी आपको सिखाए कि इवन में 1 जोड़ेंगे तो हमेशा ऑड मिल जाता है, या आप सिंपली समझो इवन में ऑड जोड़ोगे, 1 तो एक ऑड नंबर है, इवन में आप ऑड जोड़ोगे तो आपको हमेशा ऑड मिल जाएगा। तो यहां पर 2m तो इवन है, अभी पहले आगे प्रूफ कर चुके हैं कि यहां पर n बराबर जो 2m है वो तो इवन है। तो इवन में जैसे ही 1 जोड़ोगे तो आप दुनिया का कोई भी इवन नंबर उठा लो, मान लीजिए आप बोल रहे हो सर 202 ले लो, ले लिए, 202 में 1 जोड़ो, आप बोलिएगा सर 202 में 1 जोड़ेंगे तो 203 हो जाएगा। तो 203 क्या 2 से मल्टीप्लाई होता है या 2 का मल्टीपल है? आप बोलिएगा नो सर। तो ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपल नहीं या 2 का डिविजन नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा। इसका मतलब वापस से क्या हो जाएगा, इवन में 1 जोड़े तो ये ऑड आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस n इज एन ऑड इंटीजर। फिर आगे हम स्टेटमेंट लिख देंगे क्या, कि every positive integer is of the form of, every positive even integer is of the form of 2m, जो यहां से पता चला, and every positive odd integer is of the form 2m plus का 1, जो कि यहां से पता चला, hence proved। That's it। क्लियर है बात, समझ में आ गया? तो दुनिया का जितना भी इवन इंटीजर है हम उसको 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं, और दुनिया का जितना भी ऑड इंटीजर है, आई मीन पॉजिटिव ऑड इंटीजर या पॉजिटिव इवन इंटीजर को 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को 2m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम आपसे एक बात बोलेंगे कि आप इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, आगे सवाल में हमको काम आएगा। फिलहाल के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैं सवाल आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल क्या है, प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2। बोल रहा है n स्क्वायर प्लस n जो है वो 2 का मल्टीपल है या 2 से डिविजिबल है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n एक पॉजिटिव इंटीजर है। तब ये सवाल आप देख रहे काफी बार आया हुआ है, तो आप एक बार पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए अटेम्प्ट करूंगा। एक बार आप ट्राई करें प्लीज। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके ट्राई किए होंगे। हम आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। समझिएगा बात को ध्यान से। सवाल क्या बोल रहा है, क्या कि आपको बस इतना बात प्रूफ करना है कि n स्क्वायर प्लस n जो है वो डिविजिबल बाय 2 है। बढ़िया बात है, n पॉजिटिव इंटीजर है, बढ़िया बात है। हम आपको बोल रहे हैं कि दुनिया में जितना भी नंबर है, अभी आपको सिखाए, आइदर तो हम उसको इवन के फॉर्म में लिख सकते हैं या हम उसको ऑड के फॉर्म में लिख सकते हैं। खास करके हम फ्रैक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, फ्रैक्शन एक अलग कैटेगरी है, ठीक। अच्छा, दुनिया में जितना भी नंबर है हम चाहे उसको क्या कर सकते हैं, चाहे हम उसको इवन के फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे हम उसको ऑड के फॉर्म में लिख सकते हैं, या शॉर्ट शब्द में बोले जो अभी इससे पहले वाला सवाल में सीखे कि दुनिया में कोई भी नंबर हो, चाहे हम उसको 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं या 2m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस डेटा को मानते हुए हम इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे, तभी जाके ये सवाल डील कर पाएंगे हम। समझ रहे हैं? हम लिखते हैं, देखिएगा। We know that the number any number can be either written in form of
2m और 2m प्लस 1, ठीक, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम क्या बोले, दुनिया में कोई भी नंबर है, चाहे हम उसको इवन लिख सकते हैं या हम ऑड लिख सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं 2m या 2m प्लस 1। अभी थोड़ा देर पहले प्रूफ भी कर चुके हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो हम समझ गए आप मेरा बच्चा कि सर एक बार केस 1 लेंगे, फिर एक बार हम केस 2 लेंगे। चलिए केस 1 लेते हैं। केस 1 लिए, कोशिश करेंगे ऐसे ही करके निपटा दिया जाए। केस 1 लिए, लेट n बराबर 2m। मान लो हम एक बार नंबर को 2m के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक, n बराबर हम 2m के फॉर्म में लिख रहे हैं। कोई मान लिए n एक कोई पॉजिटिव नंबर है, उसको 2m के फॉर्म में लिख रहे हैं। फिर एक बार हम n को क्या करेंगे, 2m प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे। बात समझ पा रहे हैं आप? तो 2m के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमको n नहीं चाहिए, हमको चाहिए n स्क्वायर प्लस n। देयरफॉर हम यहां से लिखेंगे n स्क्वायर प्लस n। इसको क्या लिख सकते हैं, n को 2m, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2m का स्क्वायर प्लस का 2m। क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2m का स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस का 2m। बढ़िया बात है। 2m कॉमन लिए, दोनों में से 2m हो गया तो 2 हो गया। आई थिंक 2m कॉमन लिए तो ये कितना बच गया, आई थिंक ये बच गया 2m प्लस का 1। ठीक है, क्लियर है बात? इतना बात आपको समझ में आया जो हम किए। हम n स्क्वायर प्लस n पे हमको काम करना है, n पे काम नहीं करना। हम अपने मन से मान लिए कि लेट n जो है 2m के फॉर्म में लिखा हुआ है, दुनिया में कोई नंबर है जो 2m के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमको सवाल बोल रहा है कि तुम इसका कहानी बताओ ना कि n स्क्वायर प्लस n 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। हम बोला रुको रुको पैसे रखो, बताते हैं। n स्क्वायर प्लस n है तो n के जगह हम क्या करेंगे, एज इट इज इसको उठा करके रखेंगे। तो n स्क्वायर मतलब 2m का स्क्वायर प्लस का n मतलब 2m। ठीक, काहे कि n का वैल्यू ये बराबर है। ठीक, 2m का स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस का 2m, दोनों में से 2m कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 2m प्लस का 1। अब बताओ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पर ध्यान देना, इस पर m इंटू 2m प्लस का 1। हम लिख रहे हैं सर n स्क्वायर प्लस n बराबर 2 इंटू p। क्लियर है? वेयर p बराबर है m इंटू 2m प्लस का 1। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर n स्क्वायर प्लस n बराबर 2p। अब मेरा बच्चा बोलेगा एक बढ़िया सा बात, क्या कि सर हमको आ गया फाइनली क्या कि n स्क्वायर प्लस n बराबर 2p। अब p क्या है हमको मतलब नहीं, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, तो p पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, छोड़ो उसको, गोली मारो, हमको मतलब नहीं है। 2p आ गया। तो आप बताओ अगर ये चीज 2p के फॉर्म में है तो दुनिया का कोई भी ताकत ऐसा इसको मना कर सकता है कि 2 का मल्टीपल नहीं होगा? कोई भी चीज को आप 2 गुना समथिंग लिख रहे हो, इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल है। तो चूंकि ये 2 का मल्टीपल है तो हम पक्का बोल सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल भी होगा। तो पहला केस निकल गया क्या कि सिंस n स्क्वायर प्लस n इज ए मल्टीपल ऑफ 2। ठीक, तो हम बोल सकते हैं हेंस यहां से n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, कोई भी चीज अगर 2 का मल्टीपल है तो स्वाभाविक सी बात है 2 से भागा लगेगा, 2 से डिवाइड होगा, इसमें क्या सोचने वाली बात है। वही चीज हम किए कि हम इसको 2p के फॉर्म में लिख दिए, तो हमको बाहर में 2 दिख रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये पूरा चीज जो है सर 2 का मल्टीपल है। और अगर ये पूरा चीज 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब पक्का है कि ये चीज 2 से डिविजिबल होगा। और हमको ये बात प्रूव भी करना है कि ये डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। तो एक केस कर लिया, लेकिन एक केस बच गया, काहे कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है ना, तो ये वाला केस बच गया। अब इसको करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दे लीजिएगा, यहीं से करते हैं। देखिएगा केस 2। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। जैसे सामने में आप बैठते तब तो बहुत अच्छा समझा रहे, लेकिन चूंकि आप हमसे दूर है, मोबाइल के थ्रू है, तो थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा रखना पड़ेगा, बस और कोई बात नहीं। संयम रखना पड़ेगा, आसपास
के जो भी माहौल में आपका मजेदार चीज़ चल रहा है उसको थोड़ा सा आपको डिटैच होना पड़ेगा और आपको फोकस करना पड़ेगा। मे बी आप ईयरफोन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपको कंसंट्रेशन लेवल हाई रहेगा, बाकी के इन्वायरमेंट से आपको कट आउट करेगा। बाकी मज़ा आ रहा है आपको आसपास के इन्वायरमेंट में तो मज़ा लेते हुए पढ़ सकते हैं। हर लेवल का बच्चा होता है और हर लेवल का बच्चा का अपना एक अलग लेवल ऑफ ग्रेस्पिंग पावर होता है। ठीक, चलिए केस 2 का बात करते हैं। अब हम ले रहे हैं n बराबर 2m प्लस का 1। ठीक, चलिए देखिएगा n बराबर 2m प्लस का 1। ठीक, बढ़िया बात है, लेते हैं सर, कोई बात नहीं। लेकिन हमको पता है क्या कि हमको n पे काम नहीं करना, हमको n स्क्वायर प्लस n पे काम करना है। तो लेते हैं, देयरफॉर n स्क्वायर प्लस n को क्या लिख सकते हैं, n के जगह इस बार 2m प्लस 1 लिखना है। तो देखना 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2m प्लस का 1। ये कैसे लिख पा रहे हैं सर, n बराबर इस बार 2m प्लस 1 है तो 2m प्लस 1, n स्क्वायर मतलब 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n मतलब 2m प्लस 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू, थोड़ा सा आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पर एक गो 2m प्लस 1 है, या ऐसे तो यहाँ पर 2 गो 2m प्लस 1 है, यहाँ पर 1 गो 2m प्लस 1 है। तो 2m प्लस 1 दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, लेते हैं 2m प्लस 1। जैसे ही कॉमन लिए तो यहाँ पर तो बच गया 2m प्लस 1, अच्छा, प्लस का यहाँ पर बच गया 1। कॉमन उमन लेना जान रहे हैं ना आप, क्लास 8 वगैरह में फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको सिखाया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 गो चीज है, 2m प्लस 1 2 बार है, यहाँ पर 2m प्लस 1 1 बार है, तो दोनों में से एक गो 2m प्लस 1 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर एक गो तो 2m प्लस 1 बच गया, उसको लिख दिए प्लस साइन, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिए, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लिख रहे हैं इसको 2m प्लस का 1 इंटू ये हो जाएगा 2m प्लस का 1 प्लस का 1, 2m प्लस का 2। कोई दिक्कत, यहां तक सारा बात समझ में आ रहा है। 2m प्लस 1 प्लस का 1 तो 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा n स्क्वायर प्लस n बराबर क्या लिख रहे हैं, 2m प्लस 2। इसको थोड़ा सा आगे ले रहे हैं, 2m प्लस का 2 इंटू का 2m प्लस का 1। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा है। इसको हम आगे ले लिए, इसको पीछे कर दिए। ठीक, अब बताओ इस दोनों में 2 तो कॉमन है तो 2 बाहर निकालते हैं, 2 इंटू m प्लस 1 इंटू का 2m प्लस का 1। ठीक, वापस से देखिएगा, हम ई जो है m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, इसको हम अपने मन से क्यों मान लिए, मेरा मन भाई, मेरा मन है मानने का, मान लिए। तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि देयरफॉर n स्क्वायर प्लस n बराबर 2 इंटू क्यू, जहां पर q बराबर है m प्लस 1 इंटू का 2m प्लस का 1। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, यहां पर q का वैल्यू ये है। ठीक, हम बोल रहे इतना बात काहे लिखेंगे, इस पूरा टर्म को क्यों मान लो, इस तरह से लिख लो। अब आप बताओ कि क्या n स्क्वायर प्लस n 2 क्यों लिखा हुआ है, बिल्कुल सर दिख भी रहा है लिखा हुआ है। क्या n स्क्वायर प्लस n 2 का मल्टीपल है, 2 इंटू समथिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल सर n स्क्वायर प्लस m 2 का मल्टीपल है। तो अगर ये 2 का मल्टीपल है तो 100% गारंटी है कि ये 2 से डिविजिबल भी होगा। तो यहां से भी पता चला कि सर n स्क्वायर प्लस n जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो हम यहां से लिख रहे हैं क्या कि सिंस n स्क्वायर प्लस n इज ए multiple of 2 is a multiple of 2, तो हम क्या बोल सकते हैं, hence n स्क्वायर प्लस n is divisible by 2, sorry, is divisible by 2। क्लियर है। तो यहां से अब हम लिखेंगे therefore the n स्क्वायर प्लस n इज, दोनों बात को कंबाइन करेंगे, केस 1 और केस 2 से देख रहे हैं। केस 1 में भी ये चीज डिविजिबल बाय 2 है और केस 2 में भी डिविजिबल बाय 3, मतलब दुनिया का कोई भी नंबर के लिए n स्क्वायर प्लस m जो है हमारा डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। तो हम यहां से बोलेंगे देयरफॉर द n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2, और यही हमको प्रूफ करना था तो हम प्रूफ कर दिए। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो शायद 3 नंबर का भी अगर ये सवाल रहेगा तो 100% आपको 3 नंबर मिलेगा।
क्लियर है बात यहाँ तक? हम उम्मीद करते हैं कि अपने तरीका से जो हम कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार आपको बोलते हैं, बिना किसी विचार के आप कमेंट कर दीजिए, हम 100% कमेंट पढ़ते हैं, हम आपको फिर से कोशिश करेंगे उस चीज़ को समझा देने का। बाकी इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं बताइए? जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक आपकी समस्या समझेंगे कैसे, है ना? ऊपर वाला तो हम है नहीं, हम भी तो ऊपर वाला के भरोसे ही है। तो फिलहाल यहाँ तक हम लोग का ये सवाल सॉर्ट आउट हो गया, खत्म हो गया। अब एक छोटा सा बात आपको बोलना चाहता है, और सवाल अभी हमको कराना, अभी मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ सवाल और कराना है। लेकिन बाबू लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसको अपलोड करने में थोड़ा सा परेशानी होता है, इस वजह से हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर कंपाइल कर रहे हैं, समअप कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और आपको जो नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा वो भी सवाल ही होगा, और यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे ही सवाल रहेगा, और भी कुछ अच्छा सवाल है जो है हमारा बच गया है। तो फिलहाल के लिए हम यही बोलेंगे कि जैसा बोलते हैं, किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी चल रहा हो, कोई मतलब नहीं है, हर एक चीज़ टेम्प्रोरी है। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ अपना काम करते रहिए। ठीक, फिलहाल के लिए थैंक यू। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जिनसे नहीं हुआ, और आपको एक पार्ट और मिलेगा सवाल का। ठीक, चलिए, थैंक यू।